हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योग्यता एकेडमी। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि संविधान कब लागू हुआ, इसमें कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। और आज हम लोग देखेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या है, राज्य किसे कहते हैं और संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है, अर्थात संविधान के किस भाग में कौन सा उपबंध है। तो चलिए देखते हैं संविधान क्या है। दोस्तों, यदि संविधान की परिभाषा को देखा जाए तो इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी है कि ये कानूनों का संग्रह है। इट्स ए कलेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन कानून किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो कानून ऐसे नियमों को कहते हैं जो सुख, शांति एवं व्यवस्था को जन्म दें, साथ ही किसी आधिकारिक संस्था के द्वारा विनियमित या रेगुलेट किए गए हों। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संविधान कानूनों का संग्रह है और कानूनों का निर्माण ऐसे नियमों से हुआ है जो सुख, शांति एवं व्यवस्था को जन्म देते हों एवं किसी वैधानिक संस्था के द्वारा विनियमित किए गए हों। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया और राज्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, राज्य से तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसी राजनीतिक इकाई से है जिसका निर्माण भूभाग, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता से हुआ हो। अर्थात राज्य का निर्माण भूभाग, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता नामक 4 तत्वों से हुआ है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय राज्य के लिए निर्मित संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अर्थात हम लोग देखेंगे कि राज्य के प्रमुख तत्वों यथा भूभाग, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता के लिए कौन कौन से अधिकार एवं कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान का वर्गीकरण मूल संविधान में 22 भागों में, जबकि वर्तमान में 25 भागों में किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है और उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य का जो प्रमुख अंग है भूभाग, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के पार्ट 1 में किया गया है और ये अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दिया गया है। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। वहीं राज्य का जो दूसरा प्रमुख तत्व है जनसंख्या या पॉपुलेशन, उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान है, सिटीजनशिप का प्रोविज़न है और ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। इसी प्रकार से पार्ट 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, फंडामेंटल राइट्स का, और ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। और पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। वहीं पार्ट 4 में दिया गया है, पार्ट 4A में दिया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसको 51A के अंतर्गत दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपके पार्ट 3 में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं पार्ट 4A में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भूभाग का तत्व है जो राज्य का, उसको पार्ट 1 में दिया गया है। वहीं जनसंख्या के तत्व में हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान है, पार्ट 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है, पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, वहीं पार्ट 4A में मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान है। अब हम लोग देखते हैं सरकार के तत्व को। तो दोस्तों, भारत में सरकार 3 स्तरों पर पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, जिसमें आपकी ग्राम पंचायतें एवं नगर निगम आते हैं। तो अब देखते हैं इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कैसे किया गया है। तो पार्ट 5 में संघ सरकार से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इसमें आपका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक दिए गए हैं। इसी प्रकार से पार्ट 6 में राज्य सरकारों के बारे में प्रावधान किया गया है और इसको संविधान के अनुच्छेद
152 से अनुच्छेद 237 तक दिया गया है। वहीं पार्ट 8 में संघ राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है, यूटीज के बारे में बताया गया है, और ये अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 तक दिया गया है। दोस्तों, पार्ट 7 को भारत के संविधान से अब समाप्त कर दिया गया है संशोधन के द्वारा। यह मूल संविधान में तो था लेकिन वर्तमान संविधान में नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अब कि पार्ट 9 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है और इसको अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है। इसी प्रकार से पार्ट 9A में नगर पंचायतों को शामिल किया गया है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 243P से 243ZG तक किया गया है। इसी प्रकार से पार्ट 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है और इसको अनुच्छेद 243ZJ से 243ZT तक दिया गया है। तो इस प्रकार से जहां पार्ट 5 में संघ सरकार का प्रावधान है, पार्ट 6 में राज्य सरकार का प्रावधान है, पार्ट 7 नहीं है इसमें, और पार्ट 8 में यूटीज के बारे में बताया गया, संघ राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। वहीं स्थानीय सरकारों के बारे में पार्ट 9 में, पार्ट 9A में और पार्ट 9B में बताया गया है, जो कि क्रमशः ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और सहकारी समितियां हैं। इसी प्रकार से पार्ट 10 और पार्ट 16 में विशेष क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। जहां पर SC/ST एरियाज़ हैं वहां कैसा सरकार होगा, वहां का प्रशासन कैसा होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 10 में और भाग 16 में किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच कैसा संबंध हो, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों, पार्ट 11 में केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 तक किया गया है। वहीं पार्ट 18 में आपातकाल के समय केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होंगे उसका उल्लेख किया गया है और इसको अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक दिया गया है। वहीं केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध कैसे होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 359 से 392 तक किया गया है और ये पार्ट 21 में है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग राज्य के एक प्रमुख तत्व संप्रभुता या सॉवरेनिटी का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में किया गया है। वहाँ पर भारत को एक संप्रभु राज्य बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि राज्य के प्रमुख 4 अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, और इसके संबंध में भारतीय संविधान में क्या अधिकार, कर्तव्य एवं प्रावधान दिए गए हैं। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।